गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर फ्यूचर। तो जैसे कि आप सबको पता है कि 10,000 MCQ की जो सीरीज़ यहाँ पे चल रही है अपने चैनल पे, तो उसका आज डे 3 है। तो कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे ये बोला था कि आप है ना एनिमल हस्बेंड्री के क्वेश्चंस लेके आओ, ठीक है। तो आज एनिमल हस्बेंड्री के जो क्वेश्चन है ना अपने वो सॉल्व करेंगे, और एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र में जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे ना उनसे हम 10,000 MCQ करेंगे। यानी कि एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र में एग्रीकल्चर से जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना उस बेस पे मैं क्वेश्चन बनाऊंगी। 10,000 MCQ हम कंप्लीट करेंगे। तो आज डे 3 है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी हमारी 2 क्लासेस आ चुकी हैं। ये डे 3 है, पहले उन दोनों क्लासेस को आप देख लेना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, आपको कुछ भी समझ में आता है तो आप वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर कोई भी सोशल मीडिया से शेयर करें। एंड सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होगी ना तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि यहाँ पे ना वीडियो अपलोड हुआ है। तो आपको यहाँ पे फ्री क्लासेस भी मिलती है और 10,000 MCQ की ये सीरीज भी चल रही है। तो सेकंड क्लास थी ना, उसमें आपको एक होमवर्क मिला था, ठीक है। उसके अंदर है ना आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। मैंने आपको 53 नंबर क्वेश्चन था, उसका आंसर नहीं बताया था। आपको बोला था कि इस क्वेश्चन का आंसर जो है ना आप खुद दोगे। तो वो क्वेश्चन कौन सा था? वो क्वेश्चन ये था कि हरित क्रांति के जनक बताओ कौन है भारत के अंदर। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है 2 लोगों ने दिया है। फर्स्ट है ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इन्होंने दिया है कि MS स्वामीनाथन जो है वो क्या है, इसके पितामह हैं। और अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो डॉक्टर नॉर्लो नी बोरलोन, तो इनका आंसर राइट है। सेकंड अगर हम बात करें तो सेकंड निकिता मीना मैम है, उन्होंने ये आंसर दिया है कि MS स्वामीनाथन इंडिया के अंदर है, नॉर्लो नी बोरलोन वर्ल्ड के अंदर है। तो मैम का क्वेश्चन का आंसर भी राइट है। इन दोनों ने क्वेश्चन का आंसर दिया था। तो मैं इन दोनों को पहले तो थैंक्स बोलना चाहूँगी कि मैंने जो होमवर्क दिया उसका इन दोनों ने आंसर दिया और वर्क को कंप्लीट किया। और बाकी सब मुझे बहुत सपोर्ट कर रही हैं, उसके लिए सभी को थैंक यू। और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए ताकि जिससे मैं इस चैनल को बहुत आगे तक लेके जा सकूं। देन वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन कौन सा है? फर्स्ट क्वेश्चन है डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड फिशरीज, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि भारत सरकार द्वारा प्रकाशित वर्ष 2015-16 के आंकड़ों के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दुग्ध उपलब्धता कितनी ग्राम है। तो आपको पता होगा कि अलग अलग है ना रिक्वायरमेंट रहती है कि एक व्यक्ति को एक दिन के अंदर इतना दूध पीना चाहिए, किस लिए? स्वास्थ्य के लिए, जो कि है फ़ायदेमंद है, इतना रिक्वायरमेंट है कि एक दिन में पीना चाहिए। अंडे की अलग से रिक्वायरमेंट होती है कि एक दिन में इतना लेना चाहिए। और जो सब्जियों की है वो अलग से होती है, फल की अलग से होती है। इनकी जो मात्रा होती है ना ये क्या रहती है? ग्राम में रहती है, ठीक है। कि डेली इतना ग्राम ये चीज़ लेनी चाहिए, जिससे कि आप बिल्कुल फिट और बिल्कुल हेल्थी रहोगे, बिल्कुल स्वस्थ रहोगे। तो यही बोल रहा है कि आप ये बताओ कि ये जो डिपार्टमेंट है ना एनिमल हस्बेंड्री का, ये जो डिपार्टमेंट है, इनके जो साइंटिस्ट है वहाँ के या भारत सरकार की जो है, तो उन्होंने कितना रिक्वायरमेंट बताया है कि एक नॉर्मल इंसान को इतना लेना चाहिए पर डे, ठीक है। तो इसका आपको ऑप्शन मिले हैं 299 ग्राम, 322 ग्राम या फिर 307 ग्राम या 337 ग्राम। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? 337 ग्राम है। फिर है विश्व में दुग्ध उत्पादन में प्रथम देश है, यानी कि पूरे विश्व की अगर हम बात करें, भारत की नहीं पूरे विश्व की, पूरे संसार की, तो दुग्ध का उत्पादन यानी कि सबसे ज़्यादा दूध प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, सबसे ज़्यादा दूध कहाँ पे होता है? तो प्रथम देश कौन सा है? तो अपना भारत ही है फर्स्ट। और उसके बाद में है NDRI यानी कि नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो कहाँ पे स्थित है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि जयपुर में है या फिर करनाल में है। कहाँ पे है? करनाल के अंदर है, जयपुर में नहीं है। इन दोनों में कंफ्यूज होते हैं बच्चे। तो NDRI कहाँ पे है? करनाल हरियाणा के अंदर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4th क्वेश्चन, भारतीय चिकित्सा परिषद यानी कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अनुसार प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता होनी चाहिए। ये मैंने अभी आपको बताया था कि सब्जी की, दूध की, फलों की, इनकी अलग अलग जो है रहती है रिक्वायरमेंट। तो वो तो था डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री के जो है वो बोलते हैं कि आपका इतना
पर डे होना चाहिए। ये बोल रहा है कि जो भारतीय चिकित्सा परिषद है, जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, उनके अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए। अब अलग अलग संस्था है वो अपना अलग अलग रिक्वायरमेंट बताती है कि इतना होना चाहिए एवरेज। तो ये बोल रहा है कि इस संस्था के अकॉर्डिंग बताओ कि कितना होना चाहिए। तो कितना होना चाहिए, 280 ग्राम होना चाहिए। उसके बाद में है पशु के ब्यांत के किन महीनों में वर्षा प्रतिशत सबसे कम होती है। तो वर्षा प्रतिशत सबसे कम किन में होती है, ब्यांत के तीसरे माह के अंत एवं चौथे माह के प्रारंभ में। ठीक है, यानी कि 3 माह हो जाते हैं जब, और चौथा माह जो है वो लगने वाला होता है, उस टाइम क्या होता है, वर्षा की मात्रा जो होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन है पशु के थनों से निकले हुए दूध को कितने भागों में बांटते हैं। तो कितने भागों में बांटा गया है, आपका राइट आंसर है फोर मिल्क या फिर मिडल मिल्क या फिर स्ट्रिपिंग मिल्क या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, सही उत्तर कौन सा है, उपरोक्त सभी है। सभी इन तीनों पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट है राजस्थान में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक जिला है, यानी कि अगर हम अपने राजस्थान की बात करें तो सबसे ज़्यादा दूध का जो उत्पादन है वो कहाँ पे होता है, इसका राइट आंसर होगा जयपुर। ठीक है, सबसे ज़्यादा किन्नू और अंगूर कहाँ पे होते हैं, श्री गंगानगर के अंदर। उसके बाद में है खीस में दुग्ध की अपेक्षा लैक्टोज की मात्रा होती है, यानी कि जो खीस होती है, खीस क्या होती है, जैसे कोई भी पशु है वो क्या होगा, कोई काफ को जन्म देगा तो उस टाइम जो पहली बार उसकी मिल्किंग होगी, लैक्टेशन होगा, जब वो पहली बार दूध देगा ना तो उसका क्या होता है, उसे बोलते हैं हम खीस। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि खीस के अंदर दुग्ध की अपेक्षा जो लैक्टोज की मात्रा होती है वो कितनी होती है। दुग्ध जब बोलते हैं 10 से 15 दिन बाद जब नॉर्मल होता है ना उसे हम दुग्ध बोलते हैं। ठीक है, और जो पहले टाइमिंग होता है उसे क्या बोलते हैं, खीस बोला जाता है। तो ये बोलता है खीस में लैक्टोज ज़्यादा होती है या कम होती है, दुग्ध की अपेक्षा पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, न्यून होती है। ठीक है, और उसके बाद में नेक्स्ट है कि खीस गर्म करने पर फट जाता है क्योंकि, खीस गर्म करने पे क्यों फट जाता है, क्योंकि ग्लोब्यूलिन जो होता है ना उसकी मात्रा ज़्यादा होती है, इस वजह से क्या होता है, जब हम खीस को गर्म करते हैं ना तो वो क्या होती है, फट जाती है। ठीक है, और उसके बाद में बकरी के दूध को रखने पर दूध के ऊपर क्रीम, एक सेकेंड, क्रीम की परत या फिर तह नहीं बनती क्योंकि, तो बकरी के दूध को जब हम रखते हैं तो उस पर क्या है, कोई भी परत नहीं बनती या फिर तह नहीं बनती। ये बोल रहा है कि उसका रीजन बताओ कि क्यों नहीं बनती। तो क्यों नहीं बनती, वसा गोलिकाओं का आकार जो है वो क्या होता है, छोटा होता है, यानी कि उसके दूध के अंदर जो वसा पाई जाती है ना, जो फैट पाई जाती है, उसका साइज जो होता है ना वो आकार बहुत छोटा होता है, इस वजह से वो आपस में जॉइंट होके क्या है, कोई परत का निर्माण नहीं कर पाती है। उसके बाद में है ऑपरेशन फ्लड के प्रथम चरण का समय। अब आप बोलोगे ऑपरेशन फ्लड क्या है, तो ऑपरेशन फ्लड क्या है कि जब आपने एक नाम सुना होगा श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति जो है वो किससे संबंधित है, पहले हमें ये पता होना चाहिए, ये पूछा जाता है। तो श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। और उसके बाद में ये पूछा जाता है इसके पितामह यानी कि फादर ऑफ जो आपका व्हाइट रिवॉल्यूशन है, यानी कि श्वेत क्रांति के पिता कौन है, बताओ पितामह कौन है। तो श्वेत क्रांति के पितामह कौन है, वर्गीस कुरियन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन जो है वो श्वेत क्रांति के पितामह है। और जो श्वेत क्रांति है ना उसमें क्या है, ऑपरेशन फ्लड चले थे। तो ये बोल रहा है यानी कि स्टेप बाय स्टेप, तो ये बोल रहा है कि ऑपरेशन फ्लड जो पहला चला था ना उसका चरण बताओ, उसका चरण यानी कि कब से कब तक चला। तो 1970 से 1978 तक चला था जो फर्स्ट चरण था इसका। सेकंड है ऑपरेशन फ्लड के द्वितीय चरण का समय है, द्वितीय चरण का समय क्या है, 1978 से 1985 है। और उसके बाद में श्वेत क्रांति के जनक, हाँ ये वाला देख लो यहाँ पे आ ही गया, श्वेत क्रांति के जनक कौन से हैं, तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन है श्वेत क्रांति के जनक। फिर है भारतीय डेयरी निगम यानी कि इंडियन डेयरी कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई, तो 13 जनवरी 1970 के अंदर क्या हुई, इंडियन डेयरी कोऑपरेटिव जो कॉरपोरेशन है उसकी स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी कि NDDB, ठीक है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड कहाँ पे है, तो इसका राइट आंसर कौन सा है, आनंद गुजरात। ठीक है,
और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड जो है उसकी स्थापना कब हुई, यानी कि NDDB, ये इसी की पूछ रहा है स्थापना कब हुई है। ये कहाँ पे NDDB, आनंद गुजरात के अंदर है। अब ये इसकी स्थापना पूछ रहा है, बताओ कब हुई, तो 1965 के अंदर इसकी स्थापना हुई। फिर है, दुग्ध में कैल्शियम की लगभग कितने प्रतिशत मात्रा उपस्थित होती है, यानी कि दूध के अंदर जो कैल्शियम पाया जाता है ना उसकी कितनी मात्रा पाई जाती है, तो कितनी पाई जाती है, 0.17% पाई जाती है। फिर है, दूध की प्रोटीन में कितने % कैसीन पाई जाती है, तो दूध के अंदर कैसीन की परसेंटेज क्या रहती है, 80 से 83%। ये मैंने एक क्लास ली थी एनिमल हस्बेंड्री की फर्स्ट क्लास, उसमें ये सब करवाया था, टेबल फॉर्म में, टेबल के अंदर करवाया हुआ है, वो देख लेना आप। फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी क्रीम में वसा प्रतिशत जो होती है ना वो कितने प्रतिशत होती है, तो वसा कितनी होती है भारी क्रीम में, 60 से 80% तक। और अब ये पूछ रहा है कि ऑपरेशन फ्लड का जो तीसरा स्टेप था ना, पहले हमने पहला और दूसरा पढ़ लिया, अब ये तीसरे की बात कर रहा है कि वो कब से कब तक चला, तो तीसरा 1987 से 1994 तक चला। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 21 नंबर क्वेश्चन कि जो इंडो डेनिश प्रोजेक्ट है 1963 के अंदर जो चलाया गया था का स्थान है, तो कौन सा स्थान है, हैसरगट्टा, कर्नाटका के अंदर चलाया गया था इस प्रोग्राम को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दुग्ध शिराओं का कार्य निम्न में से कौन सा है, तो इन चारों में से हमें बताना है कि दुग्ध शिराओं का काम कौन सा है या फिर कार्य कौन सा है। तो फर्स्ट है, दूध में पानी एवं रक्त की उचित मात्रा बनाए रखना। सेकंड है, अयन से हृदय की ओर रक्त प्रवाहित करना। थर्ड है, अयन में दूध के स्कंदन में वृद्धि करना। और फोर्थ है कि इनमें से कोई नहीं। तो शिराओं का काम क्या होता है, अयन से हृदय की ओर रक्त को प्रवाहित करना, यानी कि खून को, ब्लड को प्रवाहित करना, सर्कुलेट करना। फिर है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी, जिसे हम ETT बोलते हैं, यानी कि एम्ब्रियो को प्रतिस्थापित करना। से एक मादा से 12 से 18 माह के बच्चे प्राप्त किए जा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है, 25, ठीक है। और उसके बाद में है, दुग्ध की पास्चुराइजेशन अवधि है, दुग्ध की पास्चुराइजेशन अवधि कितनी है, तो इसका राइट आंसर कौन सा है, 62.8 डिग्री सेल्सियस 30 मिनट के लिए, और 71.70 डिग्री सेल्सियस 15 मिनट के लिए, ठीक है। यानी कि हम 62.8 डिग्री सेल्सियस पे 30 मिनट तक रख सकती हैं और 71.70 डिग्री सेल्सियस पे हम 15 मिनट के लिए रख सकते हैं। ये दुग्ध की पास्चुराइजेशन अवधि है। फिर है, भारतीय डेयरी निगम कहाँ स्थापित है, भारतीय डेयरी निगम कहाँ पे स्थापित है, तो राइट आंसर कौन सा है, आनंद गुजरात। उसके बाद में डेयरी पशु है, तो इनमें से डेयरी पशु कौन सा है, तो एक गाय है, भैंस है, या फिर बकरी भेड़ है, या फिर डी इसका राइट आंसर है। राइट आंसर कौन सा है, डी है। डी का मतलब क्या है, गाय और भैंस क्या है, डेयरी पशु है। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडो स्विस परियोजना, 1 सेकेंड, जो आपकी इंडो स्विस परियोजना जो है पटियाला में किस नस्ल पर कार्य हो रहा है, ठीक है। जो इंडो स्विस परियोजना है ना पटियाला के अंदर, तो ये बोल रहा है कौन सी ब्रीड पे काम हो रहा है, ये गाय की है, तो इसका राइट आंसर कौन सा है, ब्राउन स्विस और साहिवाल का क्रॉस, और ब्राउन स्विस और हरियाणा जो वैरायटी है, जो नस्ल है गाय की, उन दोनों का क्रॉस। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, सी नंबर, यानी दोनों के लिए। और फिर है, भारतीय गायों का औसतन दुग्ध उत्पादन पर ब्यांत। पर ब्यांत क्या, इसका मतलब क्या है कि जब एक बार कोई पशु जो है वो बच्चे को जन्म देगा, काफ को जन्म देगा, बछड़े को, तो उसके बाद में क्या है, जब उस टाइम में जो दुग्ध उत्पादन होगा, जब वो दूध देना शुरू करेगा और जब तक नेक्स्ट प्रोसेस नहीं हो जाती, यानी कि सेकंड टाइम काल्विंग नहीं हो जाती, सेकंड टाइम ये प्रोसेस नहीं होगी बच्चा देने की, तो तब तक ये मिल्क देगा, दूध देगा, ठीक है। तो ये बोल रहा है इस टाइम के अंदर ये जितना टोटल दूध देगा ना, वो दूध बताओ कि ये कितना दे सकता है, वो भी औसत पूछ रहा है भारतीय गायों का, ठीक है। तो भारतीय गायों का कितना है प्रति ब्यांत, यानी कि एक ब्यांत में कितना देती है, तो राइट आंसर कौन सा है, 611 kg। उसके बाद में विदेशी गाय, एग्जाम्पल दिया है जर्सी का औसतन दुग्ध उत्पादन बताओ प्रति ब्यांत कितना है, तो कितना है, 4000 लीटर है, ठीक है। प्रति ब्यांत बोल रहा है, इसका देखो 4000 लीटर है।
फिर है कि राजस्थान में डेयरी विकास निगम की स्थापना कब हुई? तो राजस्थान में जो डेयरी विकास निगम की स्थापना हुई वो कब हुई? 1975 के अंदर। फिर है दूध में पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो कितनी होती है? 80 से 89% होती है, ठीक है, दूध में पानी की प्रतिशतता। तो ये भैंस के दूध में अलग रहती है 85 के अराउंड, और ये गाय के दूध में अलग रहती है, ठीक है, इनकी परसेंटेज अलग है। तो इसके लिए आप मेरी फर्स्ट वीडियो देखना, उसमें आपको टेबल में बताया गया है मिल्क के बारे में, और इनके जो काल्विंग प्रोसेस होती है, जो झुंड होता है उनको क्या बोलते हैं, वो सब चीज़ें बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुर्रा नस्ल के दुग्ध में वसा प्रतिशत होती है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए मुर्रा नस्ल है किस पशु की? तो किसकी है? भैंस की है। तो मुर्रा नस्ल के दुग्ध के अंदर कितनी प्रतिशत वसा जो होती है वो पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर कौन सा है? सी नंबर है, 6.9% जो है क्या है? वसा पाई जाती है, ठीक है। और फिर है दूध के सफ़ेद रंग का कारण है। दूध का जो वाइट कलर होता है, दूध किस कलर का होता है? वाइट कलर का। तो बोल रहा है वाइट कलर ही क्यों होता है, कोई और कलर क्यों नहीं होता? उसका कारण क्या है? कैसीन, ठीक है, कैसीन पिगमेंट पाया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? दूध का कलर जो है ना वो सफ़ेद होता है, रंग जो है वो सफ़ेद होता है। फिर है गाय के दूध में पीलेपन। गाय का दूध थोड़ा पीले कलर का होता है, येलोइश कलर का होता है। तो ये बोल रहा है पीलेपन का क्या कारण होता है? तो पीलेपन का क्या कारण होता है? कैरोटीन। याद रखना, वाइट कलर का तो कारण होता है कैसीन, और पीले कलर का होता है कैरोटीन। दुग्ध में वसा उपस्थित होती है। दुग्ध में कितने यानी कि जो वसा होती है ना वो किस रूप में पाई जाती है, किस फॉर्म में पाई जाती है? तो फर्स्ट है पायस रूप में, सेकंड है घोल रूप में, थर्ड है निलंबन रूप में, और डी है उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर कौन सा है? उपरोक्त सभी। और फिर है दुग्ध में मुख्यतः कितने प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है? तो दूध में कितने प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है? 3 प्रकार की पाई जाती है। फिर है दूध में खनिज लवण यानी कि मिनरल्स की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो मिनरल की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? 0.70 से 0.90%। और दुग्ध में कौन सा विटामिन पाया जाता है ये पूछा है। तो विटामिन ए भी पाया जाता है, विटामिन डी भी पाया जाता है, और विटामिन ई और के भी पाया जाता है। तो राइट आंसर कौन सा होगा? उपरोक्त सभी यानी कि ऑल ऑफ दिस। उसके बाद में है 1 ग्राम दुग्धम से यानी कि लैक्टोज से 1 ग्राम का बोल रहा है, ठीक है, 1 ग्राम लैक्टोज से कितने कैलोरी ऊर्जा जो है ना वो प्राप्त होती है? तो कितने कैलोरी ऊर्जा जो है प्राप्त होती है? तो इसका राइट आंसर कौन सा है? 4 ग्राम। उसके बाद में है भैंस के दूध में कितने प्रतिशत पानी उपस्थित होता है? तो भैंस के दूध में कितना होता है? 82.76%, यानी कि 82.76%, 76%। और फिर 1 ग्राम वसा से कितने कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? 1 ग्राम वसा से कितने कैलोरी? 1 ग्राम वसा से पूछ रहा है, पहले 1 ग्राम लैक्टोज से पूछा था, तो 1 ग्राम वसा से 9.3 ग्राम, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है पहले। और फिर है दूध की प्रोटीन है, यानी कि इनमें से कौन सी है जो दूध के अंदर पाई जाने वाली प्रोटीन है? तो याद रखना, हमने पढ़ा था 3 ही प्रकार की पाई जाती है। फर्स्ट है कैसीन, सेकंड है लैक्टोग्लोब्यूमिन, और थर्ड है लैक्टोएल्ब्यूमिन। तो ये 3 टाइप की जो प्रोटीन है वो क्या है? दूध के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाय के दूध में पानी की मात्रा भैंस की तुलना में डैश 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 होती है। मतलब पूछ रहा है कि गाय के दूध में पानी की मात्रा भैंस के दूध से कम होती है या फिर ज़्यादा होती है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ज़्यादा होती है, ठीक है। गाय का दूध पतला होता है और भैंस का दूध है वो इतना पतला नहीं होता, थोड़ा गाढ़ा होता है, ठीक है। तो इसकी वजह यही है, पानी की मात्रा जो है वो गाय के दूध में ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध के पानी में घुलने वाली विटामिन है, यानी ऐसी कौन सी विटामिन है जो दूध का जो पानी होता है ना उसके अंदर क्या है? घुल जाती है, मिक्स हो जाती है। तो कौन सी है? बी और सी दोनों, ठीक है, बी और सी दोनों ही ऐसी विटामिन है। नेक्स्ट है न्यूनतम पानी की उपस्थिति किस पशु के दूध में होती है? तो न्यूनतम पानी यानी कि कम पानी किस पशु के दूध में पाया जाता है? और आपको पता होगा जिसके दूध के अंदर पानी कम पाया जाता है, इसका मतलब उसका दूध भी उतना ही ज़्यादा गाढ़ा होगा। तो एक इसका होता है, भेड़ का होता है इतना दूध जो गाढ़ा होता है बहुत, और इसमें क्या होता है? पानी कम पाया जाता है, यानी पतला नहीं होता। तो भेड़ के दूध में है ना 80.71% पानी पाया जाता है। फिर है दूध में पानी की सर्वाधिक उपस्थिति वाला पशु है, यानी कि ऐसा कौन सा पशु है जिसके दूध में सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है? पानी पाया जाता है सबसे ज़्यादा। तो राइट आंसर कौन सा है? गाय है।
और गाय के दूध में 89.4% पानी होता है। तो इसका जो आपको बताया ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना कि गाय के दूध में कितना होता है 89.4% और भैंस के दूध में कितना होता है 84% यानी 84% के करीब होता है। और बात करते हैं भेड़ के दूध की तो 80.71% और भेड़ के दूध में सबसे कम पानी पाया जाता है यानी कि इसका दूध गाढ़ा होता है। उसके बाद में है दूध का पीएच मान। ये क्वेश्चन भी जेट में पूछा गया था कि दूध का पीएच मान कितना होता है। तो दूध का पीएच मान कितना होता है, नॉर्मली पूछ रहा है 6.4 से 6.7 पर जो पीएच रहता है इसका। फिर है दूध का उबलांक बिंदु जो होता है, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है गर्म करने वाला, कितनी डिग्री सेल्सियस होता है। तो कितनी डिग्री सेल्सियस होता है 101 डिग्री सेल्सियस होता है। फिर है दूध का हिमांक बिंदु यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट कितने डिग्री सेल्सियस होता है। तो फ्रीजिंग कितना होता है 0.52 से 0.56 डिग्री सेल्सियस इसका फ्रीजिंग पॉइंट रहता है। बॉइलिंग पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फ्रीजिंग पूछा नहीं गया, हो सकता है पूछ ले। 50 नंबर क्वेश्चन है दूध की मिठास यानी कि कार्बोहाइड्रेट जो होती है वो कहलाती है। तो आपने पढ़ा ही होगा, ये तो लैक्टोज की वजह से होती है। दूध का मीठापन किसकी वजह से होता है, लैक्टोज की वजह से होता है। और आज की पीडीएफ में हम 50 क्वेश्चन ही कवर अप करेंगे। नेक्स्ट जो पीडीएफ रहेगी ना, क्लास जो रहेगी आपकी, उसमें हम ये करेंगे कि मैं आपको है ना 10 सेकंड का टाइम दूंगी जो क्वेश्चन आपके रहेंगे उनके आंसर देने के लिए। और आप उस 10 सेकंड में क्या है कि क्वेश्चन के जो आंसर्स है ना वो आंसर आप मुझे बताओगे कि इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। और वो भी आप मुझे प्रीमियम की क्लास में साइड में बताओगे, वहाँ मैं आपके आंसर देखूंगी और उन 10 सेकंड में जो भी देगा वो नेक्स्ट क्लास के अंदर उनके स्क्रीनशॉट मैं शेयर करूँगी, ठीक है। तो आज के लिए जो आपका क्वेश्चन रहेगा वो क्वेश्चन मैं आपको दे देती हूँ होमवर्क के लिए और आपको उसका राइट आंसर बताना है, ठीक है। जो सोयल साइंस है ना, एक तो ये क्वेश्चन है कि जो सोयल साइंस है उसके पिता कौन है, यानी कि फादर ऑफ सोयल साइंस कौन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो ये रहेगा कि फादर ऑफ सोयल साइंस कौन है, सोयल साइंस के पितामह कौन है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपके लिए ये रहेगा कि जो एग्रोनॉमी शब्द है ना, एग्रोनॉमी वो कौन सी भाषा से लिया गया है। और थर्ड क्वेश्चन जो आपके लिए रहेगा वो रहेगा पोमोलॉजी जो है वो कौन सी भाषा से लिया गया है और पोमोलॉजी में किसकी स्टडी की जाती है, यानी कि किस चीज़ का अध्ययन करते हैं पोमोलॉजी के अंदर, ठीक है। एग्रोनॉमी बताना है, एग्रोनॉमी को सस्य विज्ञान बोलते हैं। तो एग्रोनॉमी शब्द कौन सी भाषा से लिया गया है। और सोयल साइंस यानी कि मृदा विज्ञान जो है वो कौन सी भाषा से लिया गया है। और पोमोलॉजी का आप मुझे बताओगे कि इसके अंदर किस चीज़ की स्टडी की जाती है, यानी किस चीज़ का हम अध्ययन करते हैं। तो थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन अभी सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें।